अ, भैया मैं इतने सालों से स्कूल कोचिंग हर जगह पढ़ा। अब कॉलेज की भी तैयारी है। तो हर जगह यही सुनता आ रहा हूँ, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। तो असली एजुकेशन का मतलब क्या है? ठीक, तो आप क्या बता सकते हैं? देखो भैया, हमें भी घर वाले क्या करते हैं, स्कूल भेज दिया, कॉलेज भेज देंगे, ट्यूशन भेज देंगे। हम टीचर से जाके पूछते हैं कि एजुकेशन का मतलब क्या है। टीचर कह देते हैं कि पढ़ो लिखो याद करो चीज़ें सीखो, इसका मतलब एजुकेशन होता है। असली मायने में एजुकेशन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। एक बायोलॉजिकल एनिमल से सोशल एनिमल में ट्रांसफॉर्मेशन करना ही एजुकेशन का एम होता है। समझ में आई बात? ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? जैसे कि जब हम पैदा होते हैं तो हम पूरी तरह से बायोलॉजिकल एनिमल होते हैं, ठीक है। हमारे और जानवरों में कोई खास फर्क नहीं होता। वो भी खाते पीते सोते हैं, हम भी खाते पीते सोते हैं। लेकिन उनके पास दिमाग तो उनके पास भी है, ऐसी बात नहीं है कि दिमाग नहीं है उनके पास। लेकिन हमारा दिमाग की एक कैपेसिटी होती है, हम डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने माइंड की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर पुराने टाइम पे देखेंगे तो आदि मानव घूमते थे, उनका दिमाग इतना ज़्यादा भी काम नहीं करता था, उनकी अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई थी, क्योंकि तब तक सोसाइटी नहीं बनी थी। जैसे जैसे सोसाइटी बनती है तो ट्रांसफॉर्मेशन की और ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जितनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होगी उसके हिसाब से हमें उतनी ही कॉम्प्लेक्स उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। तो शुरुआत में होता था क्या था, जो जंगलों के अंदर रहते थे आदि मानव वगैरह, उन वो मतलब ठीक है, कोई कहाँ रह रहा कोई कहीं रह रहा, तो ज़्यादा इतना ज़रूरत नहीं होती थी। और जो इंसान है वो एक ऐसी चीज़ है जो अकेले भी नहीं रह सकता और सबके साथ भी नहीं रह सकता। हम्म। समस्या ये है। तो कुछ ऐसा सिस्टम करना पड़े कि ये सबके साथ रहे भी और ये अकेले में भी रह सके, खुद भी सर्वाइव कर सके। तो इसके लिए फिर बनाया गया एक सिस्टम जिसको हम बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन में हम सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमें सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सारे हमारे किसी न किसी रूप से ये सारी शिक्षा ही है। ज़रूरी नहीं कि एजुकेशन हमें स्कूल में मिले, घर में मिलती है। माता पिता जो हमें चीज़ें सिखाते हैं, बेटे ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, वो भी तो हमारा एजुकेशन का पार्ट है। ज़रूरी नहीं कि जो पढ़े लिखे हैं जिनके पास डिग्री है उन्हीं को हम एजुकेटेड कहेंगे। जो लोग परिस्थितियों से गुजरे हैं, जिनको अनुभव है, वो सारे के सारे इसमें ही आते हैं। असली मायने क्या है? सीखना चीज़ों को और हर समस्याओं को देखना, एनालिसिस करना, उनका हल निकालना, यही एजुकेशन का मोटिव होता है। क्योंकि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स हमारी सोसाइटी होती जा रही है तो वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी आती हैं। तो उनको सोल्व करने के लिए हमें ऐसे माइंड चाहिए और ऐसी एजुकेशन चाहिए जो उन प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। तो सर आपने बताया कि एजुकेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमें इतने सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ाए जाते हैं? ये बात भी सही है कि हमें स्कूल में क्यों भेजा जाता है, ये सारे सब्जेक्ट क्यों दिए जाते हैं। मैथ पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, सोशल साइंस पढ़ते हो, उसके अलावा अपने को मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी इंग्लिश, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। देखो, जो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज होती है या कोई भी लैंग्वेज जैसे संस्कृत होगी, लैंग्वेज इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें। क्योंकि जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हमें लोगों के साथ रहना है, उनके साथ तालमेल बिठाना है, तो कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरे नंबर पे आता है अपना मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्यों होता है? हमारे ब्रेन को डेवलप करने के लिए, एनालिटिकली या लॉजिकली डेवलप करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। हमारे को मैथ में ना बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें दी जाती है, साइन थीटा कोस थीटा, ये इसलिए नहीं दी जाती कि बाद में तुम इनका यूज़ कर सको। हो सकता है बहुत सारे फील्ड में इनका यूज़ होता भी, आर्किटेक्चर वगैरह में, लेकिन हर जगह नहीं होता और हर आदमी की ज़िंदगी में इनका प्रयोग नहीं होता। लेकिन उसको सिखाया ज़रूर जाता है। वो सिखाया इसलिए जाता है ताकि उसको एनालिटिकली वो सोच सके, एनालिटिक्स कर सके, मतलब चीज़ों को एनालिसिस कर सके, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में सोच सके। तो क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, इनके लिए हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा हम मैथ करते हैं ना, उतना ज़्यादा हमारा माइंड डेवलप होता है। फिर आता है साइंस। देखो, सोसाइटी में रहते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हर एक के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होता है। जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में हमें लाइफ प्रोसेस पढ़ाया जाता है, एक चैप्टर, जिसमें हमें पता चलता है कि कैसे डाइजेशन होता है, कैसे हमारा शरीर काम करता है, कैसे फंक्शन करता है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि हम ये भी पता कर सकें कि कैसी बीमारी है, उनका इलाज क्या है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास ही भागना पड़े। फिजिक्स सिखाया जाता है हमें, क्योंकि जैसे हम आर्किटेक्चर करते हैं, घर बनाते हैं या कोई मशीन बनाते हैं, तो उसके अंदर फिजिक्स का भी यूज़ होता है।
केमिस्ट्री जितनी हमारी मेडिसिन्स वगैरह होती हैं तो उसमें हमारी केमिस्ट्री आ गई, तो इसलिए हमें ये पढ़ाई जाती हैं। बेसिक चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, तो इसलिए हमें साइंस पढ़ाई जाती है, कहने का मतलब। फिर आ जाता है सोशल साइंस। सोशल साइंस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सिविक्स पढ़ाई जाती हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि पॉलिटिक्स भी हमारा एक अभिन्न अंग हो गया आज के टाइम पे, हमारी लाइफ का एक पार्ट है। लोग कैसे होने चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि इंसान एक ऐसी चीज़ है जिसको सोसाइटी में रहना भी पड़ता है, लोगों के साथ रहना भी पड़ता है, रहने के लिए तालमेल बिठाना पड़ता है, और कहीं भी तालमेल बिठाने के लिए हमें रूल रेगुलेशन भी बनाने पड़ते हैं, नहीं तो सब अपनी अपनी करेंगे तो सोसाइटी ख़त्म ही हो जाएगी। तो इसीलिए हमें पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स भी पढ़ना पड़ता है। उसके अलावा ज्योग्राफी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपनी लाइफ में। उसके बारे में तो हमने कल भी डिस्कशन किया था कि कैसे ज्योग्राफी से ही रिलीजन का इवोल्यूशन हुआ, कैसे ही लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ, कल्चर का इवोल्यूशन, ये सारे के सारे ज्योग्राफी से ही हुए हैं। फिर आती है बात हमारी हिस्ट्री की। हिस्ट्री हमें इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम चीज़ें सीख सकें, पहले कैसे लोग थे, उन्होंने क्या गलतियां की, क्या सही किया, उनको पढ़ सकें, उनसे सीख सकें, इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। उसके अलावा आ गया हमारा इकोनॉमिक्स। देखो आज की लाइफ में है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, और जब हम बाज़ार में जाते हैं या समाज में जहाँ भी रहते हैं तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इन इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि अगर सरकार पैसे बना के सबको छाप के दे दे तो गरीबी दूर हो जाए, क्योंकि उनको इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं है। अभी एक चल भी रहा है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि भैया 1-1 लाख महिलाओं को दे दूंगा, कर्जा माफ़ कर दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन भैया इसको कम से कम इतनी इकोनॉमिक्स तो पता होनी चाहिए कि ये पैसा आएगा कहाँ से। अब मान लिया इसने तो कह दिया कि इतना इतना पैसा दे दूंगा, अब घर पे ये छापेगा नहीं, इनके मशीन तो है नहीं घर की कि छाप छाप के दे देंगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा, उस पैसे के लिए टैक्स इम्पोज करना पड़ेगा जनता के ऊपर, और जनता के ऊपर टैक्स लगा दिया तो फिर महंगाई बढ़ जाएगी। तो घूम फिर के वही है, हमारा ही थप्पड़ हमारे ही मुँह पे लगेगा। तो ये अगर जिस बंदे को इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत भी पता है तो उसको पता है। फॉर एग्जांपल मान लो 30-40 करोड़ महिलाएं होंगी देश के अंदर, 1-1 लाख रुपए देगा, तो 30-40 करोड़ महिलाएं हैं, तो ये मान लो 30-40 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो इतना बर्डन हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा। फ्री में चीज़ें देंगे, उनका भी बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सरकार के खाते से तो जाता ही है, लोगों को तो मिलता है, लोग तो खुश हो जाते हैं। लेकिन ये जो फ्री वाइज होते हैं, फ्री में चीज़ें देते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। लोगों को क्या मांगना चाहिए, सरकार से क्या डिमांड होनी चाहिए हमारी, कि हमें 2 चीज़ें दे दे बस सरकार। 2 चीज़ें कौन कौन सी, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। ये 2 चीज़ सोसाइटी में फ्री होनी चाहिए, और ये पॉलिटिकल दायरे से बाहर होनी चाहिए। तो हमारी जो क्वेश्चन क्या था कि हमें इतने सब्जेक्ट क्यों पढ़ाए जाते हैं, तो मैंने मैथमेटिक्स का बताया, एनालिटिकल लॉजिकल थिंकिंग के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, माइंड को डेवलप करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। और मेरा तो मानना ये है कि जो मैथमेटिक्स है ना, वो तो एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए, चाहे कोई भी क्लास में पढ़ते हो आप, क्योंकि उससे अपनी जो मेंटल एबिलिटी है ना वो बढ़ती है, अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग है, ये स्ट्रॉन्ग होती है, रीजनिंग है अपनी, ये स्ट्रॉन्ग होती है। और ये मैथमेटिक्स तो अपनी एक लाइफ का एक पार्ट है। कहीं भी जाओगे, कोई चीज़ कैलकुलेट करोगे, घर में खाना बनाना है तो भी अपने को पता है कि कितना बनाना है, किस रेशियो में बनाना है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। साइंस का मैंने बताया कि साइंस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम जब नेचर के साथ हमने रहना है, लोगों के साथ रहना है, सोसाइटी को समझना है, नेचर को समझना है, तो उसके लिए हमें साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए। एनवायरमेंटल साइंस भी हमें पढ़ाई जानी चाहिए, उसके साथ साथ इथिक्स भी पढ़ाए जाने चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे सब्जेक्ट इसलिए हमें पढ़ने चाहिए। अच्छा भैया, तो एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, मतलब टीचर्स का ही होता है। हाँ। बट आजकल तो टीचर्स ही करप्ट निकल रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये तो दुर्भाग्य ही कह सकते हैं, इसके बारे में तो और क्या कहें। क्योंकि देखो, सारा दारमदार हम चाहे कहीं भी जाएं, कुछ भी करें लाइफ में, देश के अंदर भ्रष्टाचार है, ये सारी चीज़ें हैं जड़ टीचर ही इनकी, मैं मानता हूँ। अगर टीचरों को कोई बुरा लगे तो मेरा कहने का मतलब ऐसा इंटेंशन नहीं है, फिर भी इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मैं पहले ही कह देता हूँ कि कभी कोई आ जाए फिर मेरे सिर फोड़े, मैं अच्छा नहीं लगता मुझे भी ऐसा बोलना। लेकिन देखो, हम सारी चीज़ें ज़्यादातर मोस्ट ऑफ जो चीज़ें ना वो स्कूल से ही सीखते हैं। अगर जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, इथिक्स सिखाएं, मोरालिटी उनको सिखाएं,
कोई भी सब्जेक्ट है वो अच्छे से पढ़ाएं, पूरा ईमानदारी के साथ। भाई इतने तनख्वाह लेते हैं, लाख लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए तनख्वाह होती है, तो कम से कम इनको फोकस तो करना चाहिए पढ़ाई के ऊपर। ये जाते हैं स्कूल में, अपना खाना खाया, सो गए, ताश खेल रहे होते हैं स्कूल में, अलग ही लेवल का खेल मिलता है। इसलिए मैं देखो थोड़ा बहुत तो इनके खिलाफ हूँ भैया, तो इनके अंदर सुधार ज़रूरी है। एक आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए हमें इतने डिफ़िकल्ट टेस्ट देने पड़ते हैं। डिफ़िकल्ट नहीं मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट उसके अंदर पढ़ने होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है ना, वो टीचर का एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर आईएएस लेवल के इतने ईमानदार और सत्यनिष्ठ लोग हमारे एजुकेशन सिस्टम में आएंगे और अच्छे टीचर बनेंगे, तो डेफिनेटली इस देश में कैसे कैसे बच्चे पैदा होंगे। ये देखो कि इस देश का भविष्य क्या होगा। हम सोचते हैं कि टीचर का टेस्ट तो आसान होना चाहिए, आगे जाके हमें फिर क्यों ट्यूशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्यों कोचिंग लेने की ज़रूरत पड़ती है। इनकी ज़रूरत तो पड़नी नहीं चाहिए। अगर टीचर अपना फ़र्ज़ अच्छे से निभा दे तो हमें कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ टीचरों के लिए तो एक ज़बरदस्त टेस्ट होना चाहिए और बहुत हार्ड होना चाहिए, और ये पॉलिटिक्स से दूर होना चाहिए, तब जाके इस देश के अंदर सुधार हो सकता है। क्योंकि मैं जो टीचर्स है ना, इस देश की रीढ़ की हड्डी मानता हूँ। अगर वो अच्छे बच्चे स्कूल से निकलेंगे, सारी चीज़ें सीखेंगे, तो ना तो करप्शन होगा, ना किसी के साथ कोई भेदभाव होगा, कोई समस्या ही नहीं, हर प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ना रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ना गरीब अमीर रहेगा, ना आदमी औरत का भेदभाव रहेगा। सारी चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी अगर एक तरीके से हम शांति से बैठ के इस चीज़ को सोचें। अगर हम आईएएस लेवल के टीचर हम स्कूल में दे देते हैं, तो वो कितने अच्छे बच्चे निकालेंगे स्कूल से, कितने ईमानदार टीचर होंगे, कितने ईमानदारी के साथ वो काम करेंगे। लेकिन फिर इसके अंदर भी घोटाला चलता है, रिश्वतखोरी है, तो इस वजह से पूरा का पूरा सिस्टम ही चौपट हो गया है। जो मेन जो पोल है इस देश का, मेन जो स्तंभ है जिसको हम मानते हैं, जिसके ऊपर ये देश का भविष्य खड़ा हुआ है, वो मैं टीचर ही मानता हूँ। और इनको पूरी कमर कस के, त्याग करके, अपनी इच्छाओं का, आलस का त्याग करके इनको पूरा फोकस करना चाहिए बच्चों पर, तो इसी से देश आगे बढ़ सकता है। तो सर जैसे कि आपने बताया एजुकेशन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, तो ये भी है कि जो एजुकेशन है उसके ऊपर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी, इसका कुछ प्रभाव है पॉलिटिकल सिस्टम का एजुकेशन के ऊपर? बिल्कुल है। ये तो देखो एजुकेशन पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट ही तो बनाती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि दो चीज़ें मैंने पहले भी कहा था कि एक तो एजुकेशन और एक हेल्थ, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका बर्डन किसी भी माता पिता के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। अगर किसी माता पिता से जाके पूछ लो तो उसको दो ही चीज़ों की टेंशन होती है सबसे ज़्यादा, और दो ही चीज़ों पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और दो ही चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। एक तो भाई घर में कोई हरी बीमारी ना हो जाए, उसके लिए वो पैसा इकट्ठा करता है। दूसरा वो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करता है। ये दोनों चीज़ बिल्कुल फ्री होनी चाहिए इस देश के अंदर। मैं तो ये कहता हूँ देश के जो नागरिक वोट डालने जाते हैं, इनको उस नेता को वोट देना चाहिए जो ये कह दे भैया मैं एजुकेशन सुधार दूंगा, और ये जो अपना जो हेल्थ सिस्टम है इसको मैं सुधार दूंगा, तो उसको वोट देना चाहिए। ना कि ये कि 5 लाख दे दूंगा, 2 लाख दे दूंगा, कर्जे माफ़ कर दूंगा। ये चीज़ें तो आनी जानी है, और ये कब तक चलेगी। देखो ये चीज़ कोई भी देंगे वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये चीज़ जो एजुकेशन देंगे, हेल्थ सिस्टम अच्छा कर देंगे, तो इससे देखो एक तो हमारा बर्डन, सबसे ज़्यादा बर्डन ख़त्म हो जाएगा। सबसे बड़ा बर्डन है ना देश की जनता के ऊपर, एक माता पिता के ऊपर, वो एजुकेशन और हेल्थ का ही होता है। तो इनके अंदर तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होना ही नहीं चाहिए। ये दो चीज़ तो पॉलिटिकल दायरे से ही बाहर होनी चाहिए। इनका एक ऐसा सिस्टम बना देना चाहिए जिसमें पॉलिटिक्स इंटरफेयर ही ना कर सके। एक ऐसा सिस्टम बना के छोड़ दो जो ऑटोमेटिक चलता रहे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिक हो सकती हैं, तो एजुकेशन में भी हो सकता है। एजुकेशन में कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोई सिफारिश नहीं होनी चाहिए, ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए। हेल्थ का भी ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो इस देश का कौन रोक सकता है इस देश को आगे बढ़ने से? सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो ये दो चीज़ें के अंदर तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होना चाहिए। अब कह देते हैं पॉलिसी कौन बनाएंगे, बहुत सारे सवाल आते हैं। मैं मानता हूँ ये एकदम से हो नहीं सकता, लेकिन इसके बारे में सोचा जा सकता है। ऐसी पॉलिसी या ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जिसके अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि नेता कभी भी नहीं चाहेंगे कि जनता पढ़ी लिखी हो। अगर जनता पढ़ लिखेगी और सवाल करने लगी उनसे, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे ना। और जनता जागरूक होगी, एजुकेशन अगर हमें अच्छे से मिल गई तो वो फिर उन्हीं का तो सिर खाएंगे, तो वो क्यों पढ़ाएंगे? समझ में आई बात है?
खुद ये नेता अपने बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर शेयर लेके बैठे हुए हैं। ये क्यों बैठे हैं? क्योंकि इनको पता है ये खुद बीमार करने में लगे हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसके अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पॉलिसी भी मैं कहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग ही बनाएं तो अच्छा है। हमारे देश के अंदर आईएएस आईपीएस बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर इतने बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो इतने बड़े बड़े एग्जाम क्रैक करके गए हैं। ऐसी ऐसी सिचुएशन में देश के हालात उन्होंने बदले हैं। ये तो जस्ट एक पुतले की तरह है ना, ये नेता वगैरह तो ये तो बस खड़े हैं, हाँ कहना है या ना कहना है, लेकिन काम कौन करते हैं उनके बैक साइड में? बैक साइड में तो वही करते हैं जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं। तो ये हाईली एजुकेटेड लोग अगर फ्रंट लाइन में आ जाएं और इनके अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो तो मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल ही सुधार हो जाएगा, इस देश की हर समस्या खत्म हो जाएगी। ये तो वो जड़ी बूटी है जो हर रोग को ख़त्म कर देगी। देश के अंदर चाहे छोटी समस्याएं हो चाहे बड़ी समस्याएं, हर समस्या का हल यही है। और कोई सवाल? जी सर। सर मेरा ये था कि हर बच्चा हर सब्जेक्ट में निपुण तो हो नहीं सकता, मतलब हर सब्जेक्ट में टॉप तो नहीं कर सकता, बट टीचर क्या है उसे फोर्स करने में लगे रहते हैं कि नहीं तेरे को ये करना ही है, तू ये करे के रहेगा। मान के चलो जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, ठीक है, स्कूल की तरफ से वो खेलता है, बट उसके ऊपर सब्जेक्ट्स का भी बर्डन है कि नहीं तेरे को ये सब्जेक्ट्स भी पढ़ने, ये सब्जेक्ट भी पढ़ने, तो वो बच्चा नहीं तो अपने उस वाले फील्ड में आगे बढ़ सकता है, ना ही तो वो अपनी एजुकेशन सिस्टम को सही कर सकता है। तो ये चीज़ एक तरीके से मेरे को गलत भी लगती है, लेकिन आपको क्या सी लगती है? देखो मेरा ये मानना है कि 12th क्लास तक तो हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, 12वीं क्लास तक, क्योंकि 12वीं क्लास तक लगभग हमारा माइंड अच्छे से डेवलप हो जाता है, जिसमें हमें साइंस भी होना चाहिए, मैथ भी होना चाहिए, सोशल साइंस के भी सब्जेक्ट होने चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट 12th तक तो पढ़ने चाहिए ताकि हमें प्रॉब्लम्स का पता चले। जैसे हम अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो हमें हमारे देश के सिस्टम का पता चलता है कि सिस्टम कैसे काम करता है, ये पता होना चाहिए। साइंस पढ़ेंगे तो जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि कैसे बीमारियां होती हैं, कैसे बचाव किया जा सकता है। एनवायरमेंटल साइंस के अंदर हमें पता चलता है कि आज के टाइम पे सबसे मेन प्रॉब्लम इस दुनिया के सामने है ना, वो एनवायरमेंट इशू है, क्लाइमेट चेंज है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो उनके बारे में भी पढ़ाना, जागरूक करना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं नहीं कहता इनको बिल्कुल एक हाई लेवल पे लेके जाओ, लेकिन एक बेसिक लेवल तक तो इनको सिखाओ, एक बेसिक लेवल तक। उसके बाद हर बच्चे के पास स्कोप होता है कि आप साइंस में जाना चाहोगे या आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो या आप कॉमर्स की साइड लेना चाहते हो, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, जैसे हमारे माता पिता हैं या फिर हमारे टीचर्स वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बच्चों को फोर्स करते हैं कि ये चीज़ पढ़ो, फलाने का बेटा ये पढ़ रहा है तो तुम भी ये पढ़ो। ये चीज़ गलत है, लेकिन ये बेचारे मजबूर हैं। मजबूर क्यों हैं? क्योंकि इनको उस चीज़ के अंदर स्कोप ज़्यादा दिख रहे हैं। तो हमारे सिस्टम में ये भी कमी है कि कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर तो स्कोप ज़्यादा है और कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर स्कोप्स हैं ही नहीं। जहाँ स्कोप्स नहीं है तो वहाँ तो बच्चे जाएंगे नहीं, है ना उनके ऊपर प्रेशर बनेगा। और जहाँ स्कोप ज़्यादा है वहाँ पे भीड़ लगी पड़ी है, और जहाँ पे भीड़ होगी फिर वहाँ पे धंधा शुरू हो जाता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुल जाते हैं, हाई हाई फीस हो जाती है, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, उसमें माता पिता भी पिसते हैं, बच्चा भी पिसता है, उसके सपने भी पिसते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक तरीके से देखा जाए तो इसको बोलते हैं मेंटल एक्सप्लॉयटेशन। मतलब मानसिक प्रताड़ना है ये एक तरह की। पता नहीं चलता, धीरे धीरे आदत हो जाती है, फिर कहते हैं कोई बात नहीं छोड़ो, फिर उसके अलावा रहता भी तो क्या है, फिर तो यही कहना पड़ता है कि लेट इट गो। तो हर फील्ड के अंदर स्कोप होने चाहिए, हर फील्ड के अंदर रिसर्च होनी चाहिए। रिसर्च होने के बाद हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि कहाँ स्कोप है और कहाँ स्कोप नहीं है, और जहाँ स्कोप नहीं है वहाँ स्कोप बनाने चाहिए। तो ये तो डिपेंड करता है ना गवर्नमेंट के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर। कुछ चीज़ें मतलब पॉलिटिक्स की भी होनी चाहिए, लेकिन वो एक ये होना चाहिए कि स्कोप किस किस चीज़ में है, डिमांड के हिसाब से चीज़ें चलती है। वही इसके अंदर भी इकोनॉमिक्स एक तरह की, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है ना, और वहाँ पे महंगाई ज़्यादा है, तो इसीलिए एजुकेशन सबसे महंगी। मैं तो ये कहता हूँ एजुकेशन तो बिल्कुल फ्री हो जानी चाहिए। आप बीटेक करो, आप एमबीबीएस करो, एमबीए करो, आपके लिए टोटली फ्री होना चाहिए। इस देश में हर चीज़ के लिए पैसा है, गरीबों को दारू की बोतल बांटने के लिए पैसा है, फ्री में अनाज बांटने के लिए पैसा है। भाई उनको अनाज बांटने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको एजुकेशन दे दो, अपने आप कमा लेंगे। दूसरी बात है, फिर वो ऐसा सिस्टम बना दिया एजुकेशन का कि पढ़ लिख के डिग्री ले लेंगे फिर वो नौकरी मांगेंगे, ये भी तो समस्या है। तो एक ऐसा सिस्टम करो ना, आप एजुकेशन फ्री दे दो,
और बड़ी एजुकेशन दे दो तो वो अपने आप लोगों को नौकरी देंगे। समझ में आएगी नहीं? क्योंकि अगर बच्चे तैयारी करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे? स्कोप के हिसाब से करेंगे तैयारी। तो अगर आप बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हो तो वहाँ पे मार पिटाई होगी ही नहीं, वो अपना रास्ता खुद बना लेंगे। एजुकेशन तो फ्री है, वो कमा के खा लेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे तो इसलिए आगे नहीं पढ़ पाते, टैलेंट कुछ आगे इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि उनके माता पिता के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, आर्थिक संसाधन नहीं है उसको आगे बढ़ाने के। अगर सबके लिए फ्री हो जाए तो फिर सभी बच्चे जाएंगे। कॉलेज खोलो, स्कूल खोलो, फिर उनके अंदर पढ़ाने के लिए टीचरों की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे भी स्कोप खुल जाएंगे। तो हमने इसको बिल्कुल नैरो सिस्टम बना दिया। पहले से तो हमने ब्रॉड ले लिया, बता दिया कि भाई 6 साल से 14 साल तक के बच्चे आर्टिकल 21 में जोड़ दिया कि फ्री पढ़ेंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद पैसा भी क्या, जितना आगे जाते हैं उतना नैरो होता जाता है सिस्टम, हाई फीस हो जाती हैं तो वो बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते। मैं कहता हूँ फिर ये 6ठी 7वीं तक भी क्यों लेके आए, या 8वीं तक फ्री भी क्यों पढ़ाया? उसका फ़ायदा क्या है? वो तो ना तो बेचारे सीख पाते, ना उसका कहीं यूटिलाइजेशन कर पाते, उनके नाम का तो वो जीरो ही हो गया। या तो उनको फुल स्कोप दो, पूरी एजुकेशन फ्री कर दो। और चीज़ों के लिए पैसा, एजुकेशन के लिए पैसा क्यों नहीं है? हेल्थ के लिए पैसा क्यों नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, रैलियों के लिए है, लोगों को बांटने के लिए है। इतना पैसा तो है सरकार के पास, फ्री में दे देंगे, लोन माफ़ कर देंगे। बड़े बड़े व्यापारी लोन लेके विदेशों में भाग जाएंगे, उनके लिए तो पैसा आ जाता है, उनका तो सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन इन एजुकेशन का क्यों नहीं? मैं तो कहता हूँ ये एजुकेशन एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हर बीमारी का इलाज कर सकती है। अगर एजुकेशन प्रॉपर अच्छी हो और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो तो क्यों नहीं ये देश आगे बढ़ेगा। अब मान लिया कोई भी बच्चा 25-30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए दे के MBBS डॉक्टर बनता है, क्या वो मोरलिटी से नैतिकता दिखाएगा? क्या वो ये कह देगा चल भाई मैं तेरा फ्री में इलाज कर दूंगा? क्योंकि उसको पहले तो वो पीछे वाला कवर करना पड़ेगा ना, जितना लगाया है। तो इसमें तो हालात और ख़राब हो गई। अगर वो फ्री में पढ़ा होता, उसको फ्री में MBBS मिलता, वो फ्री में उसने किया होता, उसका कोई पैसा नहीं लगता, तो वो कर देता कि यार मैंने कौन सा पैसा दिया है, कर लेंगे। तो मोरलिटी भी आती लोगों के अंदर। तो ये सिस्टम है। तो इस तरीके से जो एजुकेशन सिस्टम है वो ख़राब नहीं कह सकता मैं हूँ, बीमार है वो, ठीक है। इसकी औषधियाँ बनानी चाहिए। और औषधि कौन बनाएगा? नेताओं को ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात एक और है, यहाँ पे क्रांति की ज़रूरत है। एजुकेशन में क्रांति आनी चाहिए। हमारे देश के इतिहास में कभी भी कोई एजुकेशन को लेके क्रांति नहीं हुई है। क्रांति कौन कर सकता है? मिडिल क्लास वाले कर सकते थे बेचारे, अब ये महंगाई ने तोड़ दिए तो ये भी अपना काम पे लगे हुए हैं, फ्री नहीं है। गरीब तो बेचारा मजबूर है और अमीर को ज़रूरत नहीं है, तो क्रांति करेंगे मिडिल क्लास। अगर मिडिल क्लास भी धीरे धीरे कहीं व्यस्त हो जाएगी तो फिर क्रांति कौन करेगा? देश के लोगों को कितना भी समझाओ, कितना भी बोलो, बड़े अच्छे कमेंट कर देंगे, है ना, जज बन जाएंगे, लेकिन वकील नहीं बनेंगे। मैं नहीं कहता कि दूसरों के लिए वकील बनो, खुद के बच्चों के लिए, खुद के भविष्य के लिए वकालत करो, डिमांड करो, मांगो, आगे आओ। कुछ टाइम लगेगा लेकिन हमेशा के लिए ये चीज़ ठीक हो जाएगी। और ये देश की जनता को ही करना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोगों को ही करना पड़ेगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं यही कर सकते हैं अब, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास ही अब मौका है। इनको समझ भी है कि क्या हमें चाहिए, क्या हमारे माता पिता की इच्छाएँ हैं, आकांक्षाएँ हैं, हमें क्या करना चाहिए। इन स्टूडेंट्स को आगे आना चाहिए। ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देश के अंदर हर चीज़ में पॉलिटिक्स घुसी हुई है ना, इसको निकाल फेंकना होगा। और ये कर सकते हैं देश के पढ़े लिखे युवा छात्र ही। इनको ही समझ होनी चाहिए, इनको ही आगे आना पड़ेगा, इनको बोलना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि जो फर्स्ट रो में आते हैं वो सेक्रीफाइस देना पड़ता है, उनको त्याग करना पड़ता है। चाहे हमारे क्रांतिकारी देख लो, आज़ादी के लिए लड़े, जो पहली लाइन में होते थे वो तो मरे ही हैं, लेकिन वो बेकार तो नहीं गई ना उनकी कुर्बानियाँ। इसी तरीके से कुछ लोग सिस्टम बना के अगर आगे बढ़ेंगे, सारे देश के जो छात्र हैं अगर वो मिल के साथ में आएंगे, कोई ऐसा सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम बनाएंगे वो भी, कि सारी चीज़ को, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना है हर चीज़ के अंदर से, तो इस देश का बेड़ा पार हो सकता है। लेकिन उसमें है ज़रूर कि कुछ न कुछ तो सेक्रीफाइस होगा ही। देखो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, लेकिन वो अमर हो जाएंगे।
वो आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली जनरेशनों के लिए तो पता नहीं कितना कुछ कर जाएंगे, तो कुछ अंदाज़ा भी नहीं है। तो मेरा यही मानना है, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही इस देश में चलता रहेगा और धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म भी हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता 4-5 साल से ज़्यादा ये दुनिया चलेगी, क्योंकि जैसे क्लाइमेट प्रॉब्लम्स मैं देख रहा हूँ और जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि कहानी करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। इसके 1-2 चीज़ें मैं बता भी देता हूँ, लेकिन फिर कभी इसका डिस्कशन करेंगे कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पूरा का पूरा एक इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, हाँ, जिसमें आप पूरी प्रॉब्लम्स बताएंगे कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, कितने मौत के हम पास हैं, है ना। वो एक गाना नहीं है, ज़िंदगी की तलाश में मौत के कितने पास आ गए, हाँ, वो बिल्कुल है। अगर देखा जाए, जैसे दिल्ली है अपना, ले लो, ये जैसे शहर है, इस ज़मीन के ऊपर है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कितना वज़न है इसके ऊपर, कितना बोझ हो गया है, कितना भार हो गया है इस धरती के ऊपर, और नीचे से हमने ये खोखली कर दी है। हर घर में समर्सिबल मिलेंगे, दे पानी निकालो, बहता रहे पानी, तो नीचे से खोखली होगी। सुरंगें खोद दी नीचे से, और नीचे से ये शिविर वगैरह डाल रखे, मतलब ज़मीन नीचे से खोखली है और ऊपर भार बढ़ता जा रहा है, तो ये बिल्कुल जाएगा एक दिन नीचे, बेड़ा गर्क होगा, समा जाएंगे धरती के अंदर। वो तो हमने सिर्फ सीता की कहानी समझी थी, सुनी थी, या कौन थी वो जो धरती के अंदर समा गई थी, धरती फट गई। तो अब पहले कहते थे हे भगवान ये धरती क्यों नहीं फटी, मैं इसके अंदर ही समा जाता। भाई समाओगे, इंतज़ार करो, ये वक्त भी आएगा, ये ज़्यादा दूर नहीं है। और कुछ